दौलताबाद किले का इतिहास कई सदियों पुराना है और यह डेक्कन के सबसे अभेद्य इम्प्रेग्नेबल किलों में से एक माना जाता है। मूल नाम और निर्माण। मूल नाम। इस किले को मूल रूप से देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। निर्माण। इसका निर्माण 1187 ईस्वी में यादव वंश के राजा भिल्लमा पंचम भिल्लामावी ने करवाया था। यह किला लंबे समय तक यादव साम्राज्य की राजधानी रहा। टिकट लो, इधर आओ भैया। एक 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के पुत्र रामचंद्र देव पर अनपेक्षित रूप से अपने अधीन शासन करने को मजबूर किया। तब यादव शासकों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। 130607 एवं 1312 में मलिक काफूर ने आक्रमण कर रामचंद्र देव उसके पुत्र शंकर देव को क्रमशः अपदस्थ कर देवगिरी को मार डाला एवं हत्यारिनों को सिंहासनारूढ़ किया, जिसने कालांतर में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह देवगिरी में दिल्ली के विरुद्ध सफल अभियान किया और उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1328 जिसने दिल्ली में खिलजियों को प्रतिस्थापित किया, ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद धन से भरपूर रखा एवं अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ परिवर्तित की, परंतु कुछ कारणों से उसने राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दी। कालांतर दौलताबाद निरंतर राजनैतिक गतिरोध का शिकार रहा एवं हवमन गुर्गों के नेतृत्व में बहमनियों के अधीन आ गया। 1499 में अहमदनगर के निजामशाही शासकों ने फिर दौलताबाद पर कब्जा किया। 1607 में इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में समय के अनुसार अहमदनगर अथवा यादव शासकों के नेतृत्व में मुगलों के बीच युद्ध हुए। अंततः 1633 में यह किला 8 माह की घेराबंदी के रहने के पश्चात उनके अधीन आ गया। औरंगजेब, इस समय दक्कन का वाइसराय था, ने दौलताबाद को बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान किया। अंततः 1724 में हैदराबाद के निजाम के अधीन आने के पूर्व कुछ समय के लिए दौलताबाद का किला मराठों के अधीन रहा। किले की संरचना एवं विशेषताएं। संरचना 200 मीटर ऊंची शंक्वाकार पहाड़ी पर निर्मित यह किला मध्यकाल के दक्कन का सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक किला था। सुरक्षा। इस किले को अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ पहाड़ी की तलहटी में परिश्तों एवं नियंत्रित अंतर्मार्ग पर कुतुरयुग तथा 3 प्रदीरों एवं विशाल दरवाजों द्वारा सुरक्षित किया गया। कुल क्षेत्रफल। समस्त प्राचीरों के साथ इस दुर्ग का क्षेत्रफल लगभग 62.70 हेक्टेयर है। स्मारक। समय के साथ जैसे जैसे यह किला एक राजवंश से दूसरे राजवंश के अधीन आता गया, विभिन्न स्मारकों के निर्माण के साथ विस्तृत होता गया। आज परिश्तों एवं सुरक्षा प्राचीरों के अतिरिक्त इस किले में सूती तोपगृह, बावड़ी, कठहरा, बारादरी महल, हाथी हौद, चांद मीनार,
यह एक सुंदर बावड़ी है और यह तराशे हुए पत्थरों से बनी है। संरचना, बावड़ी की तलहटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी है। जल स्रोत, पहले एक जलाशय से इसमें पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब इसमें केवल भूमिगत जल और बारिश का पानी ही जमा होता है। निर्माण का उल्लेख महाकोट में दरगाह अजीज कत्ल के दक्षिणी द्वार पर शव्वाल 722 ईसा 1322 का गाजी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का एक शिलालेख मिला है। यह शिलालेख जगबीर के पुत्र ठक्कर नानक द्वारा इस बावड़ी के निर्माण का उल्लेख करता है। दौलताबाद की बावड़ियां, दौलताबाद में कुल 4 बावड़ियां हैं, 2 किले के भीतर और 2 शहर में। इन चारों में से सबसे बड़ी बावड़ी किले के तीसरे मुख्य द्वार के पास स्थित है। उद्देश्य, शिलालेख में यह भी दर्ज है कि इस बावड़ी का निर्माण आम लोगों को पानी उपलब्ध कराने और मुख्यतः सार्वजनिक उपयोग के लिए ही किया गया था। हाथी तालाब, यह दौलताबाद किले के भीतर स्थित है। एक बहुत बड़ा और गहरा जलाशय, पानी की टंकी है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसका माप लगभग 150 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 23 फीट गहरा है, जबकि कुछ अन्य स्रोतों में यह 38x6.6 मीटर बताया गया है। जल क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर है। हाथी तालाब का ऐतिहासिक महत्व, हाथी तालाब दौलताबाद किले की उत्कृष्ट जल संरक्षण प्रणाली का प्रमाण है, जिसने किले को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल संरक्षण, किले के अंदर, खासकर पहाड़ी की चोटी पर, पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जलाशय, हौद बनाए गए थे। सामरिक महत्व, युद्ध या घेराबंदी के दौरान किले में मौजूद सैनिकों और निवासियों के लिए यह पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। भारत माता मंदिर 87 बाय 87 मीटर इस किले की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। यह इमारत स्थापत्य दृष्टि से काफी संतुलित तथा सुव्यवस्थित बनाई गई है। वस्तुतः यह एक मस्जिद की योजना का अनुसरण करती है, जिसमें 3 ओर से प्रवेश द्वार बने हैं और 4 कोनों पर आभासी मीनारे हैं। खुले प्रांगण में पश्चिम की ओर लिबान है, जिसमें मेहराब बना है। मेहराब के सामने का अलंकरणीय स्थान एक गुंबद से ढका है। इस मस्जिद के निर्माण में उपयोग किए गए स्थापत्य अवशेषों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के यादवकालीन मंदिरों से प्राप्त किए गए हैं। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1318 के शासनकाल के दौरान किया गया था, जिसे तब जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अब पीछे की दीवार के मध्य में भारत माता की प्रतिमा है, इसलिए अब इस संरचना को भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ओपन एयर कैनन गैलरी, खुली हवा में तोप गैलरी। यह ओपन एयर कैनन गैलरी भारत माता मंदिर के निकट स्थित है। गैलरी का विवरण। प्रदर्शन। इस गैलरी में 37 पत्थर के चबूतरे, मेसनरी पेडेस्टल्स पर रखी गई 53 विभिन्न प्रकार की तोपें प्रदर्शित है। क्षेत्रफल। गैलरी का क्षेत्रफल 43 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा है। तोपों की विशेषता। ये तोपें एक दूसरे से आकार, माप और डिजाइन के मामले में भिन्न हैं। इनमें से कई तोपें जटिल नक्काशी से सजी हुई है, जिनमें पत्ती की डिजाइन, मानव चेहरा और पशु रूपांकन शामिल है। ये रूपांकन अक्सर नोजल, मुख के हिस्से, रिंग के चारों ओर रस्सी की डिजाइन और यहां तक कि शिकार करते हुए शेर के दृश्यों को दर्शाते हैं। किले में तोपों का महत्व। अजय सुरक्षा। ऐसा माना जाता है कि इन भयानक तोपों ने ही इस किले को मध्यकालीन समय में अभेद्य अजय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संग्रह। किले में तोपों का आरक्षित संग्रह 269 तोपों से समृद्ध है। वर्तमान स्थिति। इनमें से कुछ तोपें अभी भी बुर्जों, किले की दीवारों और मीनारों पर मौजूद है। उल्लेखनीय तोपें। जिन तोपों पर विशेष ध्यान दिया जाता है उनमें शामिल है दुर्गा तोप, दुर्गा कैनन, काला पहाड़ तोप, कला पहाड़ कैनन, मांधा तोप, मांडा टोपे। और 1638 तथा 1642 में एम्स्टर्डम में ढाली गई 2 अन्य कांस्य, ब्रॉन्ज तोपें। वर्गीकरण। किले में तोपों के संग्रह को उनकी उत्पत्ति के आधार पर शतुरन, शतुर्नल, नरन, नरनल और गजनाल जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैलरी का उद्घाटन। प्रेरणा। पुरातत्व अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार खेमारी ने समृद्ध तोप संग्रह को महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य में बदलने और किले के महत्वपूर्ण इतिहास से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से ओपन एयर कैनन गैलरी विकसित करने की कल्पना की। उद्घाटन। इस ओपन एयर कैनन गैलरी का उद्घाटन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एम. नामबिराजन द्वारा 27 अप्रैल 2019 को किया गया था। बोर्ड के निचले भाग में एक तोप के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, जैसे मजल, रिंग, वेंट, ब्रीच आदि। शिवाजी महाराजांचा गाणं हा उंच मीनार मनोरा अल उद्दीन बहमनी अहमद शाह द्वारा निर्मित फारसी वास्तुकलेचं एक दृष्ट उदाहरण आहे। यांचे निर्माण सन 14 चांद मीनार। निर्माणकर्ता। यह मीनार सुल्तान अलउद्दीन बहमनी अहमद शाह द्वितीय द्वारा निर्मित फारसी वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निर्माण काल और उद्देश्य। इसका निर्माण सन 1445 में गुजरात पर उसकी जीत की याद में किया गया था। संरचना। मीनार बाहर से सादा और सजावट विहीन है। यह पत्थर और चूने से बना है और कहीं कहीं इसे रंगीन टाइल से भी सजाया गया है, जिसके अवशेष अब भी दीवार पर पाए जाते हैं। इस मीनार में 4 मंजिलें हैं, जिनके अंदर सर्पिलाकार सीढ़ियां बनी है। प्रकाश और वायु के आवागमन हेतु नियमित अंतराल पर छोटी छोटी खिड़कियां प्रदान की गई है। हर मंजिल के लिए 80 सीढ़ियां या 6 छोटी खिड़कियां दी गई है। यहाँ 80 सीढ़ियां एक संभावित त्रुटि लगती है। शायद 80 सीढ़ियों की जगह 8 से 10 फीट या कोई अन्य अंक हो, पर पट पर यही लिखा है। प्रत्येक तल पर वृत्ताकार छज्जा प्रदान किया गया है। आंतरिक संरचना। ग्राउंड फ्लोर। मीनार के प्रथम तल पर एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ नक्का खाना है। मीनार के आधार या भूतल पर 24 मेहराबदार कक्ष बिना किसी सजावटी नक्काशी के तथा अत्यंत रूक्ष भाव के साथ मौजूद है। ऊंचाई। जमीन की सतह से इस मीनार की ऊंचाई 70.9 मीटर फीट है। अंतिम इकाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन 70.9 अंक दिया गया है। आम खास। मूल स्वरूप। मूलतः यह इमारत अंदर की तरफ स्थित एक अन्य महल परिसर तथा शाही हम्माम, रॉयल बाथ
जाने का प्रवेश द्वार था। बाद में इसे एक आवासीय महल के रूप में बदल दिया गया। महल की बनावट। इस महल में एक केंद्रीय कक्ष है। इसके दोनों ओर 2 मंजिले कक्ष बने हैं। ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। महल की छत समतल है। इसके आंतरिक भाग को गचकारी के कार्य द्वारा सजाया गया है। अवस्थिति और प्रांगण। यह महल एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके कारण इसकी भव्यता बढ़ जाती है। इस महल के ठीक सामने एक बड़ा प्रांगण है, जो मध्यकालीन वास्तु और पर्यावरण के सुंदर समन्वय को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय। वर्तमान उपयोग। अब इस इमारत में दौलताबाद उत्खनन से प्राप्त विविध पुरावशेषों और कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। कालाकोट का इतिहास। बायापट्ट। इमारत की संरचना और विकास। नामकरण। जिस शिलाखंड पर यह दुर्ग स्थित है उसे कालापहाड़ कहते हैं। इसके नाम पर इसे कालाकोट कहा जाने लगा। प्रारंभिक निर्माण। कालाकोट का निर्माण संभवतः यादव शासकों द्वारा पहले से विद्यमान हिंदू मंदिरों पर किया गया था। बहमनी काल में विस्तार। बहमनी सुल्तानों विशेषकर अहमद शाह प्रथम के शासनकाल में जब राजधानी यहां लाई गई थी, इसे पुनः निर्मित और विस्तारित किया गया। संरचना की विशेषताएं। इसकी विशाल दीवारों की चौड़ाई 5 से 6 फीट है, जिनमें मध्यकालीन किलाबंदी के सभी गुण मौजूद है। इन दीवारों पर बड़े, छोटे और मध्यम आकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, जो चूने के गारे से जोड़े गए हैं। दीवारों के बाहर आंशिक रूप से गारे के साथ तराशे हुए पत्थरों की चिनाई का उपयोग किया गया है। दुर्ग के अंदर 6 प्रवेश द्वार है, जो दुर्ग के भीतर के सभी आंतरिक भागों को जोड़ते हैं। ये द्वार सुरक्षा के लिए दोहरे और तिहरे हैं और इनके दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं। दुर्ग के भीतर की संरचनाएं। कालाकोट के अंदर शाही हम्माम, शाही स्नानघर, राजमहल, रंगमहल, सोनेरी महल, दौलत खाना, खजाना, चांद मीनार, मंदिर, मस्जिद, कतलगजी आदि पर्याप्त प्राचीन संरचनाएं विद्यमान हैं। दायापट्ट। भूगोल, उपयोगिता और रक्षा प्रणाली। किले की बनावट और रक्षा। इस किले की दीवारें भवन भूखंड की संरचना से मेल खाती है और इसमें दुर्ग की रक्षा व्यवस्था के सभी सिद्धांत निहित है। यह घेरेदार प्रणाली में बना है, जिसका अर्थ है कि एक ही स्थान पर रक्षा की 3 दीवारें हैं: मैदान कोट, महाकोट और कालाकोट। प्रत्येक द्वार को एक दूसरे से और दुर्ग के आंतरिक भागों से जोड़ने के लिए चतुर्मार्ग बनाए गए थे। रक्षा का महत्व। यह किला मध्यकालीन किलाबंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध की स्थिति में शत्रु को रसद और रसद सामग्री दुर्ग के भीतर नहीं मिल सकती थी। पानी की व्यवस्था के लिए कई कुएं और कुंड बनाए गए थे। दुर्ग की दीवारें ऊंचाई में भिन्न है, जिसमें 25 से 30 फीट से लेकर 100 से 150 फीट तक की ऊंचाई शामिल है। ऊपर जाने का रास्ता थोड़ी है, ये ऊपर जाने का रास्ता इधर। आप बोले तो अब देखने का तो मैं बुला लेता आपको। ये लागली कशी आपली गाडी कुठे नाही
बच्चे को संभालो. हात नाही लावा. खुशी चल याल नाही अंधेरी मांग लोग आते हैं बड़ा कितना अंदर खुशी नहीं मैं जाऊंगी जाऊंगा जाना अजून चालायला लागलं मग. माझं तर घरा अंदर मी कुणाला जाऊन वरून चली चाले गुच्चुप. दौलताबाद देवगिरी किले में अंधेरी मार्ग किले की अभेद्य रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखा हिस्सा है. यह एक गुप्त और घातक सुरंग है जिसका मुख्य उद्देश्य शत्रु सैनिकों को भ्रमित करना, फंसाना और उन पर हमला करना था. अंधेरी मार्ग की विशेषताएं. यह किला अपनी अंधेरी सुरंग के लिए प्रसिद्ध है जिसके माध्यम से ऊपरी गर्त तक पहुंचने का यह एकमात्र पारंपरिक रास्ता था. एक वास्तुकला और डिजाइन. घुमावदार सुरंग. यह एक कुटिल, घुमावदार और चक्करदार यह सुरंग अंधेरी है गुफा. जो तेजी से ऊपर की ओर उठती है. यह रास्ता भ्रम पैदा करता है और दुश्मन को सीधी चढ़ाई से रोकता है. प्रकाश का अभाव. सुरंग में घुप अंधेरा रहता है जिससे बिना मशाल या प्रकाश के सैनिकों का आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता था. हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पर्यटकों की सुविधा के लिए इसमें लाइटें लगाई है. अनियमित सीढ़ियां. सुरंग के अंदर सीढ़ियां अनियमित ऊंचाई और चौड़ाई की है जिससे आक्रमणकारियों की गति कम हो जाती थी और वे ठोकर खा सकते थे. 2 रक्षात्मक रणनीतियां. भूल भुलैया. लैबिरिंथ सुरंग का जटिल और घुमावदार मार्ग इसे एक तरह की भूल भुलैया बनाता था जिसमें शत्रु सैनिक दिशाहीन हो जाते थे. शत्रु को फंसाना. घेराबंदी के समय इस मार्ग को एक सरल युक्ति द्वारा अग में पहुंच से बाहर बना दिया जाता था. तेल धुएं का उपयोग. कहा जाता है कि अंधेरी के दरवाजे के पास बनी खोले छिद्र का उपयोग जलते हुए कोयले की अंगीठी रखकर धुआं करने के लिए किया जाता था ताकि दुश्मन दम घुटने से बाहर ही रुका रहे. इसके अलावा ऊपर से गर्म पानी या तेल भी फेंका जा सकता था. गुप्त खड्डे. मार्ग में कुछ स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे बनाए गए थे जिनका पता अंधेरे में शत्रु को नहीं चल पाता था जिससे वे गिरकर घायल हो जाते थे. 3 वर्तमान स्थिति. चमगादड़ों का वास. अंधेरी मार्ग में चमगादड़ों की बहुतायत होने के कारण यहाँ दुर्गंध और अंधेरा रहता था. पर्यटकों के लिए मार्ग. अब इस दुर्ग में आने जाने के लिए खुली सीढ़ियों का एक वैकल्पिक मार्ग भी बना दिया गया है, लेकिन कई पर्यटक अभी भी ऐतिहासिक अनुभव के लिए अंधेरी सुरंग से होकर जाना पसंद करते हैं.
की सुंदर नजारा। बारादरी फारसी वास्तुकला की एक शैली है जिसका शाब्दिक अर्थ है 12 दरवाजे 12 प्लस दरी, यानी एक ऐसी इमारत जिसमें अक्सर खुले मेहराबों वाले 12 दरवाजे या स्तंभ हों जिससे हवा और रोशनी का प्रवाह बना रहे। एक अवस्थिति और उद्देश्य। स्थान बारादरी दौलताबाद किले के शिखर सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। निर्माणकर्ता माना जाता है कि इस अष्टकोणीय भवन का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां के इस क्षेत्र के दौरे के दौरान एक शाही महल या निवास के रूप में किया गया था। मुख्य उपयोग, यह शाही दरबार या बैठक आयोजित करने का स्थान था। राजा या प्रशासक यहां बैठकर अपने दरबारियों से बातचीत करते थे। किले के सर्वोच्च बिंदु पर स्थित होने के कारण यह एक ठंडी और आरामदायक जगह थी जो दक्कन के विस्तृत पठार का विहंगम मनोरम दृश्य प्रदान करती थी। 2 वास्तुकला और विशेषताएं। संरचना, यह एक अष्टकोणीय ऑक्टागोनल या बहुमेहराबदार मल्टी आर्च्ड संरचना है जिसे एक भव्य महल के रूप में डिजाइन किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार यह 13 हॉल वाली एक भव्य संरचना है। सामरिक महत्व, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था जहां से पूरे किले दौलताबाद शहर और आसपास के क्षेत्रों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। 3 अन्य ऐतिहासिक संदर्भ। मुगल प्रभुत्व, 1633 में जब मुगल सम्राट शाहजहां ने इस किले को अपने अधीन किया तो बारादरी जैसी संरचनाओं को शाही इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया जो मुगलों के स्थापत्य और जीवन शैली का एक प्रतीक था। पर्यटन, अंधेरी मार्ग और चांद मीनार के साथ बारादरी भी दौलताबाद किले में पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक न केवल किले के इतिहास को समझते हैं बल्कि दक्कन के पठार की सुंदरता का भी अनुभव करते हैं। काला पहाड़ दौलताबाद किला। काला पहाड़ नाम की पहचान 2 अलग अलग चीजों से जुड़ी है। काला पहाड़ चट्टान का नाम, नामकरण जिस विशाल चट्टान या शिलाखंड पर दौलताबाद का पूरा किला बना हुआ है उसे ही स्थानीय रूप से काला पहाड़ कहा जाता है। किले के सबसे भीतरी और अंतिम पर कोटे को भी काला कोट नाम दिया गया है
जो इसी चट्टान के नाम पर है। सामरिक महत्व। यह काली चट्टान किले को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी शंकु के आकार की संरचना ही इसे इतना दुर्जय, अभेद्य बनाती है। काला पहाड़ तोप। पहचान। काला पहाड़ दौलताबाद किले पर रखी गई कई बड़ी तोपों में से एक का नाम भी है। स्थान। यह तोप किले के ऊपरी क्षेत्रों में अक्सर किसी बुर्ज, बैस्टियन पर रखी हुई है। यह तोप उस समय की सैन्य प्रौद्योगिकी और किले की सुरक्षा तैयारियों का प्रदर्शन करती है। दुर्गा तोप। एक परिचय और स्थान। अन्य नाम। इस विशाल तोप को स्थानीय रूप से धूलधान तोप के नाम से भी जाना जाता है। स्थान। दुर्गा तोप दौलताबाद किले के सबसे ऊंचे गर, समिट फोर्ट सिटाडेल पर स्थित है। यह किले का सर्वोच्च बिंदु है, जहां से पूरे दौलताबाद नगर और आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पहुंच मार्ग। यह तोप अंधेरी मार्ग को पार करने के बाद और बारादरी से ऊपर जाने पर अंतिम रक्षा बुर्ज पर मिलती है। दो तोप की विशेषताएं। विशालता। यह तोप दौलताबाद किले पर रखी गई सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण तोपों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 19 से 20 फीट तक हो सकती है। धातु और निर्माण। यह तोप संभवतः लोहे या मिश्रित धातु से बनी है और इसे अत्यधिक टिकाऊ और शक्तिशाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। नक्काशी। तोप के ऊपर अक्सर अलंकरण या शिलालेख उकेरे जाते थे जो इसके निर्माण के समय या शासक के बारे में जानकारी देते थे। 3 सामरिक महत्व। गभेद्यता का प्रतीक। इस तोप की इस सर्वोच्च स्थान पर उपस्थिति किले की सैन्य शक्ति और अजेयता का प्रतीक थी। दूर तक मार। किले के शिखर पर होने के कारण दुर्गा टोपी की मारक क्षमता बहुत अधिक थी। यह तोप घेराबंदी के दौरान शत्रु सेना के ठिकानों को दूर से ही निशाना बनाने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में निर्णायक भूमिका निभाती थी। अव्वल पकडा पद्धत आणली से असे इकडून जा. मग लगी जायचं. बापरे किती काय दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट में आप किस जगह को देखना चाहते हो नाम बताइए। धन्यवाद। जीवा देखा आता भांडूचे